रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सारा मुश्ताक शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से क्लास 5 में साइंस का टॉपिक जो कि यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करता है, कीपिंग हेल्दी, डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, हमने फूड और उससे हासिल होने वाली एनर्जी के मुतालिक तो पढ़ लिया, लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती बेसिकली किस वजह से है, वो चीज क्या कहलाती है? हम उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा भी कहा जाता है। बेसिकली ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें टाइनी पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है। ये इंसान के जिस्म में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करने का बाइस बनते हैं। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा रखे हुए हैं जिनके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। ये बेसिक कंपोनेंट्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और एंजाइम्स का नाम भी देते हैं। ये हमारी ग़िज़ा में मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हें ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको फूड और उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और उनसे हासिल होने वाली एनर्जी के बारे में तो बताया जा चुका है, लेकिन हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? Why we need food? We need food for the following reasons. हमें ग़िज़ा की जरूरत ग्रोथ के लिए होती है। इस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरिंग और बॉडी के सिस्टम की एक्टिविटीज को रन करने में हेल्प साबित करते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि एक जनरेशन की इंक्रीज करने का सबब भी बनते हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक शख्स आपको रनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये एनर्जी यूटिलाइज करने के बाइस बनते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर होकर इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मददगार साबित होते हैं और हमारी बॉडी में यूटिलाइज होकर हमारी कुव्वत मदाफत यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने का काम भी करते हैं, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जा चुका है पहले भी कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन वगैरह कहलाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या वर्क करते हैं या वो किस तरह से काम करते हैं और कहाँ से आते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि फूड के तौर पर हम जो भी जिस्म के अंदर मटेरियल इनटेक करते हैं वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स पर कंसिस्ट होता है और वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स या प्रोटीन वगैरह कहलाते हैं। बेसिकली ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो हम इनको बाहर से इनटेक करते हैं और इस इनटेक करने में फूड के मटेरियल के तौर पर जो चीज़ें हम लेते हैं उसमें वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री और फिश मीट, ग्रेन्स और बहुत सारी चीज़ें, एग्स वगैरह जैसे शामिल हैं। ये बेसिकली अपने अंदर किन चीज़ों को, किन न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, कुछ फैट की फॉर्म में होते हैं,
कुछ विटामिन्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। इसीलिए इन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारी लाइफ एक्टिविटी को आगे प्रोसीड करने का बाइस बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने फूड की बात कर ली, फूड में शामिल न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, फिर न्यूट्रिएंट से जो न्यूट्रिशन हमें मिलती है हमने उसकी बात कर ली, और फिर बार-बार हम एक ही बात किए जा रहे हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए वर्क करती है। तो ये एनर्जी बेसिकली है क्या? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जिसके तहत वो उसको बरूए कार लाते हुए काम कर सके, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, उसे एनर्जी कहते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में हमें फूड से एनर्जी मिल रही है, हम उसे स्टोर कर रहे हैं उस वक्त के काम करने के लिए भी और आगे आने वाली जिंदगी में भी काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हम खाना 1 दिन या 2 दिन नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी वक्त कोई भी फूड लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है। फिर वो एनर्जी हमारी आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले मरहल में अगर हमें ग़िज़ा नहीं मिलती तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो बेसिकली इस एनर्जी को हमें अपने डेली रूटीन में भी यूटिलाइज करना पड़ता है। अगर ये एनर्जी इसी तरीके से फूड के इनटेक से हमारी बॉडी में स्टोर होती रहेगी तो हमारी बॉडी को इससे एनर्जी से फायदे तो मिलते हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए तो फिर हमारी बॉडी के लिए मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ तबाहियों का बाइस भी बनती है। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें करनी चाहिए एक्सरसाइज, यानी कि हमें ये देखना है कि वर्जिश से हमें फायदे क्या होते हैं। वर्जिश से फायदे देखने के लिए हम इन पिक्चर्स को देख सकते हैं कि एक बच्चा वेट उठा रहा है, एक्सरसाइज का हिस्सा है, एक भाग रहा है और दूसरा भी दौड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर एक्सरसाइज की किस्मों को देख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज हमारी बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करके फायदे क्या पहुंचा रही है, हमारी बॉडी क्या बेनिफिट हासिल कर रही है, जिसकी वजह से हम एक बैलेंस जिंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज इट कैन मेक योर फील हैप्पियर। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो उस एनर्जी को लेस करने के लिए, उस एनर्जी को एक्यूरेट करने के लिए हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं और हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि मुतवाजन हालत में आ जाती है और हम अच्छा फील करते हैं। नंबर 2, इट कैन हेल्प विथ वेट लॉस। हमारी अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ सकता है। तो वेट लॉस करने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इट इज गुड फॉर योर मसल्स एंड बोन्स। अगर हमारी बॉडी एक्सरसाइज नहीं करेगी तो उसमें जिस तरीके से खाली पड़ा हुआ पुर्जा या इक्विपमेंट जाया हो जाता है, उस पर जंग आलूद हो जाता है। अगर हमारी बॉडी के मसल्स और बोन्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनमें भी जंग लग जाएगा और वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, बल्कि उन पे तवनाई का ढेर जमा हो के बेकार, यानी कि वो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मसल्स और बोन्स को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये हमारे एनर्जी लेवल को, प्रीवियस एनर्जी को यूटिलाइज करके जितनी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है उतनी यूटिलाइज हो जाती है, एक्सेस एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट काम बिल्कुल फ्रेश और नए लेवल से करने के काबिल हो जाते हैं। इट कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरसाइज की वजह से इसके रिस्क और चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। बेसिकली ऐसी डिजीजेस जो हमारी बॉडी में बहुत लंबे अरसे तक परसिस्ट करती हैं या रहती हैं, उन डिजीजेस को क्रोनिक डिजीजेस कहा जाता है। जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर, इस तरह की जो डिजीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत देर तक रहती हैं या लंबे अरसे तक रहती हैं, तो हमारी बॉडी एक्सरसाइज की वजह से इन डिजीजेस से बचने के काम आती है। हमारी बॉडी एबल हो जाती है कि हम अपने आप को एक्टिव रख सकें। इसकी एक और मिसाल क्रोनिक डिजीज की मैं आपको ब्लड प्रेशर भी दे सकती हूँ। इसके अलावा सांस का फूलना या जल्दी थकावट महसूस करना। तो हम अपने बॉडी के लेवल को, एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं एक्सरसाइज की मदद से और क्रोनिक डिजीज के चांसेस को कम कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आपने फूड की बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, न्यूट्रिएंट से हासिल होने वाली एनर्जी की बात कर ली, फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज एक्सरसाइज के थ्रू कैसे करना है ताकि हमारी बॉडी में एक्सेस एनर्जी स्टोर ना हो जाए। लेकिन हमारी बॉडी को मुस्तकिल काम करने की जरूरत नहीं होती। एक हद तक हमारी बॉडी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है या मेहनत बर्दाश्त कर सकती है। जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है या नीड होती है, इसी तरीके से एक अदर थिंग होती है जिसे रेस्टिंग या रेस्ट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से हमारी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे लेवल तक चलती रहती है, वो कहलाती है रेस्ट। ये रेस्ट बेसिकली हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? जब भी हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाने के बाद थक गया है और वो घास के ऊपर लेटकर आंखें बंद करके कुछ देर आराम कर रहा है। वो अपने मसल्स को रेस्ट दे रहा है ताकि उसके मसल्स उसकी आगे आने वाली एक्टिविटीज के लिए तैयार हो सके। अगर हम अपनी बॉडी को ये टाइम नहीं देंगे, रेस्टिंग टाइम नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी के मसल्स, टिश्यूज, नर्व्स फटीग हो जाएंगे, यानी कि थक जाएंगे। और जब किसी भी चीज में एक्सेस फटीग अमल या फिर थकावट का अमल शुरू हो जाता है तो फिर वो डैमेज होने का खतरा होता है। लिहाजा रेस्टिंग या रेस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ साइकिल आफ्टर द एक्सरसाइज, because it rebuilt our tissues, bones and muscles also. बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने फूड, उसमें पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स और उससे हासिल होने वाली एनर्जी का तो बार बार जिक्र कर लिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फैट की सूरत में मौजूद होते हैं। तो हम फर्स्ट न्यूट्रिएंट का जिक्र करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक खास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये हमारे ब्रेन सेल्स के लिए फ्यूल फराहम करने का बाइस बनते हैं। इसके अलावा ये उस तरह के फाइबर कंटेनिंग फूड्स में शामिल या फ्रूट्स में शामिल होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से रन करने का बाइस बनते हैं, जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उन चांसेस से, उन बीमारियों के चांसेस से बच जाती है जैसे हम डिजीज के तौर पर, डायबिटीज के तौर पर, या फिर हार्ट अटैक, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर सांस फूलने जैसी बीमारियों के तौर पर देखते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ये कहें कि ये प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ द एनर्जी फॉर द बॉडी ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल काम करती हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब ये करती कैसे हैं? ये इस तरह से करती हैं बेसिकली कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जब कार्बोहाइड्रेट की सूरत में हमारी बॉडी में फूड को इनटेक करता है तो ये फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमारी बॉडी में चला जाता है, लेकिन इस फूड की टूट फूट का अमल होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर ये एनर्जी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ एक्टिविटीज में यूज होती है। तो बेसिकली अब मैं ये परसेंटेजेस देखूंगी कि ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट को और फिर इस लिस्ट को। डेयरी में मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, योगर्ट एंड आइसक्रीम वगैरह में पाया जाता है। फ्रूट्स में तमाम फ्रूट और फ्रूट के जूसेस में, दानेदार या अनाज, ग्रेन्स, ब्रेड, राइस वगैरह, लेग्यूम्स, फलियों वाले पौधों में। इसके अलावा ऐसी सब्जियां जिनमें निशास्ता या स्टार्च मौजूद होता है जैसे कि पोटैटो या कॉर्न वगैरह। इसके अलावा जो मीठे, जो स्वीट्स वाले जो ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स होते हैं जैसे कि सोडा या कैंडी वगैरह, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
आपने एनर्जी का भी पढ़ लिया और एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है ये भी पढ़ लिया, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ों से बचना है जिनमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू और इस लिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि कैंडीज, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड या शुगरी कंटेनिंग मटेरियल या फिर कुकीज़ या मफिन्स वगैरह देख सकते हैं आप। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्लेवर्ड योगर्ट जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप एक बैलेंस डाइट के तौर पर अपने खाने को खा सकें और एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। इसके अलावा उन चीज़ों का इस्तेमाल जिनमें फ़ैट होती है उनसे बचना चाहिए आपको, ताकि आपकी जो डेली रूटीन है वो भारी या फिर गैर तसलसल तरीके से जो है वो ना चले, जिसमें चीज़ वगैरह शामिल है। अगर आप एक्सेस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो चिकनाई या फैट बढ़ने का खतरा है। डार्क चॉकलेट्स या अंडों की मिकदार या फैटी फिशेस जिनमें चिकनाई से भरी हुई होती हैं, या उन नट्स का या फिर जो मुख्तलिफ जो तेल से भरी हुई चीज़ें होती हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयली थिंग्स होती हैं, आप अगर उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी सेहत को ख़राब होने का बाइस बनेंगी ये चीज़ें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी कॉपी में इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन तरीके से लिखिए, इन्हें याद कीजिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल कीजिए और साफ सुथरे रहिए। अल्लाह हाफिज़।